नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके छोटे से और प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां मैं आप सभी के लिए बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर से जुड़ा हुआ तमाम कंटेंट लाता रहता हूं। अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी को पता है हमने अपने इस चैनल पे एक सीरीज कंटिन्यू कर रखी है, जहां पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल चैप्टर सब्जेक्ट हो जाता है, जो बिना टीचर की हेल्प के आप लोग नहीं कर सकते हैं। और इसके इंट्रोडक्शन के दरमियान, पहली यूनिट के दरमियान हमने काफी लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और वो आपने देखे भी होंगे। और फाइनल वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कॉस्ट शीट के ऊपर। कॉस्ट शीट होती क्या है, क्या क्या तरीके से कॉस्ट शीट बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या रहने वाला है, ये तमाम जो मुद्दे हैं हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कशन किए थे। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके मेक श्योर करके वो पार्ट फर्स्ट देखिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा, ताकि आप लोग एक एक चीज को समझ पाए। हालांकि तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल के साथ हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। कॉस्ट शीट को मैं आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में समझाऊंगा। आप बीबीए, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप मास्टर कर रहे हो, एमबीए, एमकॉम कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में कॉस्ट शीट डाला गया है ना, तो मार्क माय वर्ड्स, ये अकेला वीडियो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट शीट के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या है ये पूरा मामला। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन जो आपका एक तरीके से ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को असरटेन कर पाए, ताकि हम उसके सेलिंग प्राइस को एक तरीके से डिसाइड कर पाए और उसके जो फिजूल खर्ची उसके प्रोडक्शन के ऊपर हो रही है उसको कंट्रोल कर पाए। यानी कि कॉस्ट को कंट्रोल कर पाना, असरटेन कर पाना, प्लस में सेलिंग प्राइस को एक तरीके से डिसाइड कर पाना। ये तमाम ऑब्जेक्टिव किसके रहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग के रहते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो रहती है आपकी कॉस्ट शीट। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रहता है कॉस्ट अकाउंटिंग के दरमियान, वो क्या रहता है? वो आपका बेसिकली आपका कॉस्ट शीट रहने वाला है। अब आप कहोगे सर कॉस्ट शीट ही नहीं पता क्या होता है, फिर इंपॉर्टेंट फैक्टर कैसे होगा? देखिए, हमने पढ़ा था एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट की जब आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो उसकी कॉस्ट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपने याद किया हो तो हमने क्या पढ़ा था, आपके एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को स्टडी किया था। अगर आप सभी को याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट के अंदर मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि एक निमोनिक्स आप लोग याद कर लेना, जिसको कहते हैं आप लोग MLE, जहां पे आपका M रिप्रेजेंट करता था मटेरियल को। आई होप कि आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा। L आपका रिप्रेजेंट करता था लेबर को, क्लियर है, और आपका E रिप्रेजेंट करता था आपके एक्सपेंसेस को, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। प्लस में एक इसके अलावा टॉपिक हमने पढ़ा था जिसको हम लोगों ने क्या कहा था? ओवरहेड्स कहा था। तो आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों ने देख ली होगी। यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। ये जितने भी एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट है, यानी कि ये सभी मिल करके आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिसाइड करते हैं। मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, एक्सपेंस हो गया, प्लस में ओवरहेड हो गया, सभी मिलके क्या डिसाइड करते हैं? आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिसाइड करते हैं। तो अब ध्यान से समझो, इन सभी एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट को अगर आप लोग एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, वो स्टेटमेंट क्या कहलाती है? वो आपकी कॉस्ट शीट कहलाती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। कॉस्ट शीट का मेन मोटिव रहता है आपके प्रोडक्ट की ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आने वाली है, इस चीज को डिसाइड करना, क्लियर। कॉस्ट शीट का मेन मोटिव ये भी रहता है कि आप लोग असर्टेन कर पाए आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रहने वाली है, प्लस में कॉस्ट पर यूनिट क्या रहने वाली है, ताकि आप अपने प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस को डिसाइड कर पाए, क्लियर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मींस ऑल द एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट कैन बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट एंड दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट शीट। इसका मतलब क्या होता है? इसको क्या कहते हो आप लोग? कॉस्ट शीट कहते हो, क्लियर। तो आई होप कि कॉस्ट शीट की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि कॉस्ट शीट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट की कॉस्ट को पता करना है, ठीक है। कॉस्ट को कैसे पता करेंगे? जब तीन एलिमेंट पर काम करेंगे, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस के ऊपर, प्लस में ओवरहेड के ऊपर। इनको क्या बोला जाता है? एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। इन एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट को अरेंज कर दीजिए एक स्टेटमेंट की फॉर्म में। वो स्टेटमेंट क्या कहलाती है आपकी? वो आपकी कॉस्ट शीट कहलाती है, क्लियर। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान से देखिएगा, जब कॉस्ट शीट तैयार करते हैं तो चार कंपोनेंट आपके उसके अंदर आते हैं। यानी कि अगली जो स्लाइड है उसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट को बनाते दरमियान, कॉस्ट शीट को बनाते वक्त कौन कौन से चार कंपोनेंट आते हैं, ये मेजर मुद्दा है। अगर आप लोग चारों कॉन्सेप्ट को समझ गए, चारों कंपोनेंट को समझ गए, तो कॉस्ट शीट आप लोग ऐसे बना दोगे। अगर आपने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट समझ लिया ना, तो उसके लिए अकाउंटिंग बहुत इजीली कर पाओगे। सारी एंट्रीज कैसे बनाते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तमाम चीजें हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वापिस आ जाइए, ताकि हम लोग अपने इस वीडियो को कंटिन्यू
कंटिन्यू कर सके। तो अभी तक हमने बात की कॉस्ट शीट का मतलब क्या हो गया, जो भी एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में तैयार करना, ताकि आप लोग ये प्रेडिक्ट कर पाए कि आपकी कॉस्ट क्या रहने वाली है, उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट शीट कहते हैं। मैंने ये भी बता दिया कॉस्ट शीट के अंदर टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं बेसिकली किसकी बात कर रहा हूं, मैं बेसिकली आपके कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स के अंदर आपके 4 कंपोनेंट आते हैं। देखिए अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है, आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा और याद भी करना होगा। जैसे पहला कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग बेसिकली प्राइम कॉस्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि आपको क्या निकालना है, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालना है। प्राइम कॉस्ट को एक और नाम से जाना जाता है, आप लोग इसको फ्लैट कॉस्ट के नाम से भी जानते हो। अच्छा, एक और नाम है, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम या बेसिक कॉस्ट के नाम से भी जानते हो, या सबसे पहले निकालते हो, दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं फर्स्ट कॉस्ट। ये इसके 3-4 नाम है जो आपको याद रखने, यानी कि पहला कंपोनेंट आपका प्राइम कॉस्ट रहने वाला है, जिसको कैसे निकाला जाता है मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं। अच्छा, प्राइम कॉस्ट के अलावा आपका दूसरा नंबर आता है एक स्पेशल कॉस्ट, जिसको आप लोग वर्क कॉस्ट कहते हो, ठीक है। अच्छा, इसके भी अपने 2-3 नाम है, हम इसको क्या कह देते हैं, हम इसको वर्क कॉस्ट कह देते हैं। अच्छा, इसको वर्क कॉस्ट के अलावा हम बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं और फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, यानी कि सेकंड क्या हो जाएगा, आप इसको एक क्या कह सकते हो, फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हो, और तीसरा क्या है, आप लोग इसको क्या कह सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हो। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है एग्जैक्टली क्या लफड़ा रहने वाला है। पहला कंपोनेंट प्राइम कॉस्ट, फ्लैट कॉस्ट या बेसिक कॉस्ट या फिर फर्स्ट कॉस्ट कह दीजिए। दूसरा क्या रहने वाला है, वर्क कॉस्ट, जिसको फैक्ट्री कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान से समझिए, काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपका अगला क्या है, आपका अगला कंपोनेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इससे आगे एक कंपोनेंट और हो जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हो आप लोग, बेसिकली कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट बोलते हो। 3 कंपोनेंट हमने पढ़े, पहला क्या पढ़ा, प्राइम कॉस्ट हम लोगों ने पढ़ा, जिसको फ्लैट कॉस्ट के नाम से भी जानते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हो, और फर्स्ट कॉस्ट के नाम से भी जानते हो। वर्क एंड कॉस्ट सेकंड रहेगा, थर्ड आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, चौथा रहेगा आपका टोटल कॉस्ट। ध्यान से समझिए, जहां तक हमें पहुंचना था टोटल कॉस्ट, ठीक है। इसी का मेन एक्सट्रैक्ट होता है कॉस्ट शीट का, जिसको बोलते हो आप लोग टोटल कॉस्ट। तो अगला है टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल भी बोला जाता है। चौथा क्या रहने वाला है आपका, इसको हम लोग बोलने वाले हैं आपका टोटल कॉस्ट, ठीक है, या फिर आप लोग इसको कह सकते हो कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, ये भी कहते हो आप लोग कॉस्ट ऑफ सेल। सो 4 कंपोनेंट हो गए। आई होप कि चारों कंपोनेंट आपको दिख रहे होंगे, आसानी से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम लोग कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट शीट की बात कर रहे हैं। केवल ये 4 चीजें हैं, यही लिखेंगे, यही निकालेंगे और इन्हीं का यूज करके आप लोग कॉस्ट को बना पाएंगे, ठीक है। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है, प्राइम कॉस्ट का मतलब है जितने भी आपके एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट है, जहां पे आपका मटेरियल हो गया, लेबर हो गया और एक्सपेंस हो गया, उनकी डायरेक्ट जो आपके कंपोनेंट है उनको सम कर दीजिए। यानी कि अगर आप लोग बेसिकली ध्यान से समझिएगा, फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स आपके प्राइम कॉस्ट को एक तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, प्राइम कॉस्ट को क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट लेबर वाली जो आपका डायरेक्ट मटेरियल है, आप एक तरीके से इसको ट्रेंड से याद कीजिए, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, उसमें ऐड कर दीजिए आप लोग डायरेक्ट लेबर को, ठीक है, और उसमें ऐड कर दीजिए आप लोग डायरेक्ट आपके, यहां पे मैं लिख रहा हूं आपका डायरेक्ट जो एक्सपेंस है, ठीक है। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, इन तीनों का जो आपका कॉम्बिनेशन, इन दोनों का जो सम है वो क्या देगा आपको, वो देगा प्राइम कॉस्ट। क्लियर? तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली वो आपका प्राइम कॉस्ट का क्या कहानी रहता है, अपना क्या मीनिंग होता है। प्राइम कॉस्ट का मतलब जितनी भी आपकी डायरेक्ट वैल्यूज है माय डियर फ्रेंड्स, से डायरेक्ट वैल्यूज किससे जुड़ी हुई है, डायरेक्ट वैल्यूज आपकी जुड़ी हुई है मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस से, जिनको आप लोग एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट कहते हो, उन सबको जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट बन जाएगा। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस प्राइम कॉस्ट के अंदर, जैसे अगर आपने याद किया हो, अगर आपको ओवरहेड वाला वीडियो देखा हो, तो हमने पढ़ा था आपके जो ओवरहेड्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो 3 तरीके के ओवरहेड्स हम लोगों ने डिवाइड किए थे, ठीक है। पहला आपका वर्क ओवरहेड था, ठीक है, अगर आप सभी को याद हो तो क्या था आपका वर्क ओवरहेड, तो मैं इसको लिख रहा हूं, आपका क्या था, आपका वर्क ओवरहेड था। एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड था, ठीक है ना, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड था। और आपका तीसरा था जिसको आप लोग सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहते हो, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो 3 तरीके के ओवरहेड आप लोगों ने पढ़े थे।
अब हुआ क्या कि हमें देखना ये है कि जब आप लोगों ने ये निकाल लिया, प्राइम कॉस्ट आप लोगों ने निकाला, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करके जो रिजल्ट आया वो क्या बन गया, प्राइम कॉस्ट बन गया। अब अगर ये जो प्राइम कॉस्ट के बाद सेकंड कंपोनेंट आप लोग क्या निकालते हो, वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखो यानी कि वर्क को ही आप लोग क्या बोलते हो, फैक्ट्री बोलते हो। जहां पे वर्क डन होता है, जहां पे प्रोडक्शन डन होता है उसको फैक्ट्री बोलते हो। तो जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड रहने वाला है, क्लियर है, आपका क्या रहने वाला है, फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको वर्क ओवरहेड कहते हो ना, उसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको आप लोग कहते हो फैक्ट्री ओवरहेड। इसका मतलब क्या है, आप लोग जब आप अगर वर्क कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं यहीं पे इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। अगर आप लोग वर्क कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो आपने प्राइम कॉस्ट निकाला है, ध्यान से समझिए मेरी बात, जो आपने प्राइम कॉस्ट निकाला है उसमें आप लोग वर्क ओवरहेड वाला कंपोनेंट ऐड कर दीजिए। आपने क्या किया, वर्क ओवरहेड को इसमें ऐड कर दिया। तो आप अगर इसको वर्क ओवरहेड को इसमें ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका बन जाता है बेसिकली वर्क कॉस्ट। क्लियर। अभी देखो यहां पे प्राइम कॉस्ट निकाला, प्राइम कॉस्ट में अगर आपने वर्क ओवरहेड ऐड कर दिया तो वर्क कॉस्ट बन गया। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आप लोग बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड कर देते हो। इसके अंदर क्या ऐड करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोग इजीली समझ पाए। हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीपी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जो आपने वर्क कॉस्ट निकाला है, डब्ल्यूसी वर्क कॉस्ट निकाला है, उसमें हम लोग क्या कर दे, उसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड कर देते हैं। क्या है आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो अगर आप इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड कर देते हो तो क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आ जाएगा। अब देखिए आपने वर्क ओवरहेड को भी ऐड किया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को भी ऐड किया। अब जो आपका सेलिंग और आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है उसको अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ऐड कर देते हो तो आपका टोटल कॉस्ट निकल आएगा। मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बना है, ध्यान से समझिए, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बना है उसमें आप लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड कर दीजिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को अगर आप लोग ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, आपको टोटल कॉस्ट मिल जाता है। बस ये चार कंपोनेंट है। हालांकि अभी थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हुई होंगी क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है ना, कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड सा आर्टिकल है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो जरूरी है चीजों को समझना। ठीक है, आई होप कि चीजें यहां तक तो एटलीस्ट आपको समझ में आई होंगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया है बेसिकली आपके कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। इसके बाद आगे अगर आप देखोगे तो जो आपके कंपोनेंट है, चारों कंपोनेंट के हमने नाम जाने, कैसे उनको कैलकुलेट किया है, तमाम चीजों पर हमने बात की। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है, जो भी आपके डायरेक्ट एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट है, जिसमें आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को अगर ऐड कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। इनमें अगर आप लोग फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देते हो तो वर्क कॉस्ट हो जाएगा। प्लस में इसी में अगर आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड कर देते हो तो कॉस्ट प्रोडक्शन हो जाएगा। और अगर आप इसी में आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को, सॉरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड कर देते हो तो आपका टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल हो जाता है। क्लियर। तो ये सारे कंपोनेंट मिल गए, अब इनको अरेंज कर देंगे बस, वो क्या बन जाएगा, आपका कॉस्ट शीट बन जाएगा। क्लियर, क्या बन जाएगा, आपका कॉस्ट शीट। अब आप देखना चाहेंगे कि सर कॉस्ट शीट के फॉर्मेट दिखाइए, कैसा फॉर्मेट होता है, तब हमें चीजें समझ में आएंगी। कॉस्ट शीट के अपने दो फॉर्मेट होते हैं, जहां पे इन्वेंट्री और स्टॉक्स की बात होती है, वर्क इन प्रोग्रेस की बात होती है, तो वो सेकंड क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है जहां पे आप लोग डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया जाता है, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का रहता है, बिल्कुल सिंपल सा, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पाए होंगे। ठीक है, यहां पे क्या लिखा रहता है, यहां पे आपको लिखा हुआ दिखेगा पर्टिकुलर्स। आई होप कि ये बातें आपको समझ पाए। मैं एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिखा सकूं। यहां पे क्या लिखा होता है, आपका पर्टिकुलर्स लिखा होता है। ठीक है, ये क्या है, आपका पर्टिकुलर्स। यहां पे एक अमाउंट आपको दिखेगा माय डियर फ्रेंड्स, जो किसका रहने वाला है, जो बेसिकली टोटल का रहने वाला है। टोटल, अब सभी को पता टोटल कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे आप लोग देखिए, तीसरा कंपोनेंट आपका रहेगा पर यूनिट कॉस्ट, भी आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हो, आगे समझेंगे। ठीक है, तो तीन आपके वर्टिकल कॉलम्स आपको दिखेंगे, किसके अंदर की बात कर रहा हूं, कॉस्ट शीट की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर्स का, टोटल का और पर यूनिट का। अगर डायरेक्ट आपको डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है तो सबसे पहले देखिए ये तीनों है,
आपके तीनों अभी अभी हम लोगों ने पढ़े, जहां पे डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब हुआ क्या, इनकी अपनी अपनी एक अमाउंट थी, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। इन सभी की अपनी अपनी एक अमाउंट थी, सबको जोड़ करके मैंने यहाँ पे टोटल में इसको कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए मेरी बात, टोटल को अगर आप लोग करते हो तो अगर आप लोग तीनों को जोड़ देते हो तो क्या बनता है, आपका प्राइम कॉस्ट बनता है। अभी अभी समझा ना, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, आपका प्राइम कॉस्ट बन जाएगा। प्राइम कॉस्ट के अंदर अगर आपने ऐड कर दिया क्या, फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड को, तो क्या बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट बन जाता है। क्लियर, ये सेम पैटर्न है, बस यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है हमें। क्या करनी है, यहाँ पे आपकी वैल्यूज लिखनी है, यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यूज आ जाएगी, ऐड करके आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही फैक्ट्री वर्क कॉस्ट में अगर आप लोग ऐड कर देते हो ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को, तो क्या बन जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाता है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर अगर आप लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड कर देते हो तो आपका टोटल कॉस्ट बन जाता है या कॉस्ट ऑफ सेल बन जाता है। जब टोटल कॉस्ट के अंदर आप प्रॉफिट ऐड करते हो तो सेलिंग प्राइस बन जाता है, ठीक है। मैं प्राइस लिखना भूल गया हूं तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस। फिर हम लोग कैलकुलेट करते टोटल कितना बनना है, पर यूनिट आपका कॉस्ट कितना बन रहा है, वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। अभी आप लोगों ने समझा, ये सेम चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं कि क्या पैटर्न रहता है, कैसे आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझ पाए होंगे कि क्या फॉर्मेट रहने वाला है कॉस्ट शीट के अंदर, ठीक है। बहुत आसान सी कॉस्ट शीट है, जहां पे आपको डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस दे रखा। अब लफड़ा कहां पे होता है, लफड़ा होता है उस केस में जहां पे आपको ये चीजें दी नहीं जाती है, जहां पे आपको वर्क इन प्रोग्रेस की बात होती है, जहां पे आपको दिया जाता है स्टॉक्स की बात होती है, ओपनिंग स्टॉक ये था, क्लोजिंग स्टॉक ये था, तमाम बातें। देखिए क्या हुआ, अभी अभी मैंने आपको समझाया, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर मैंने क्या कहा, आपका डायरेक्ट मटेरियल ऐड होगा, यानी कि मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, आपका डायरेक्ट मटेरियल ऐड कर दीजिए, प्लस में आप लोग डायरेक्ट लेबर को ऐड कर दीजिए, डायरेक्ट लेबर हो गया, ओके। प्लस में आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करते हो, ठीक है। तो आप लोग क्या कह दोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर बच्चों क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है बेसिकली ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, तो जो ये आपका डायरेक्ट मटेरियल है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। डायरेक्ट मटेरियल कितने पार्ट में डिवाइड होएगा, दो में। एक तो आप लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल जो परचेज किया है, एक जो डायरेक्ट मटेरियल आप लोगों ने कंज्यूम किया है, ठीक है। तो आप लोग क्या कह सकते हो, पहला डायरेक्ट मटेरियल आपका क्या रहेगा, आप लोग कह सकते हो इसको डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरी कैटेगरी क्या बन जाएगी, आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड और डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब डायरेक्ट मटेरियल जो आपका कंज्यूम्ड है ना, उसके अंदर आपकी दो चीजें हो सकती है। डायरेक्ट मटेरियल परचेज के अंदर यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल परचेज है ना, उसके अंदर आपकी दो कैटेगरी बनती है। क्या क्या बनती है, ध्यान से समझिएगा। पहली कैटेगरी बनती है आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, यानी कि कुछ आपका पहले से स्टॉक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका ओपनिंग स्टॉक रहेगा और आपका एक क्या रहेगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। किसके लिए बात हो रही है, डायरेक्ट मटेरियल के लिए बात हो रही है। अब समझे मेरी बात, मैंने क्लासिफिकेशन क्यों समझाई है, उसका एक रीजन है। हम पढ़ते क्या आए हुए हैं, हमने अभी अभी पढ़ा ऊपर वाली बात। ऊपर वाली बात मतलब हमने ये वाली बात पढ़ी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करना है, ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल दो कैटेगरी में चला जाएगा, एक ऐसा मटेरियल जो परचेज किया है, एक कंज्यूम्ड हुआ है। कंज्यूम्ड वाले का कोई हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी है आपके पास और कुछ पहले से क्लोजिंग स्टॉक है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। याद रखिएगा हमेशा ओपनिंग स्टॉक आपका प्लस होएगा लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आपका माइनस होएगा। यानी कि अगर अभी आप लोग ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हो तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग ये कह सकते हो प्राइम कॉस्ट बराबर है ओपनिंग स्टॉक आप लोग प्लस करिएगा, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक करिएगा, प्लस में डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस कर दीजिएगा, तो आपका क्या निकल आएगा, प्राइम कॉस्ट निकल आएगा। अब इसको देखिए, यहां पे मैंने आपको प्रॉपर तरीके से इसका फॉर्मेट लिखा हुआ है। ये पहला हिस्सा है, क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल में अरेंज नहीं हो रहा था, इसलिए अगला हिस्सा मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे वही बातें हैं, पर्टिकुलर्स है, आपका टोटल है, पर यूनिट कॉस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, समझा रहा हूं वो बातें समझनी है। क्या समझनी है, देखिए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आपके अंदर यहाँ पे अभी भी बताया मैंने कि यहाँ पे क्या होगा, आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, इसका कोई चक्कर नहीं है, ये तो ऐड होगा, ये
ये भी ऐड होगा, प्लस में ये भी ऐड होगा, लेकिन इसकी दो कैटेगरी बन गई, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, अब आज ये डायरेक्ट मटेरियल परचेज के अंदर, डायरेक्ट मटेरियल परचेज के अंदर आपको ऐड करना, ध्यान से देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल को ऐड करना है, लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल को। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल हमेशा प्लस होएगा और लेस क्या होएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए मटेरियल। और आपको डायरेक्ट लेबर तो ऐड करना ही है, डायरेक्ट एक्सपेंस तो ऐड करना ही है, आपको रिजल्ट की फॉर्म में क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। क्लियर? तो जब भी आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की बात आती है, तो अगर आप लोग प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो क्या कहेंगे आप लोग कह सकते हैं प्राइम कॉस्ट बराबर है, आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग पहले सबसे पहले लिखोगे माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट जो आपका बेसिकली मटेरियल कंज्यूम्ड है, आप लोग क्या कहोगे, जो आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपका क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, प्लस में आप लोग क्या कहोगे, ओपनिंग स्टॉक, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, और प्लस में वो सारे कंपोनेंट जो हैं आपका क्या लिखते हो, जिसको आप लोग डायरेक्ट लेबर कहते हो, प्लस में आप लोग क्या कहोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है आपका, पहले वाली उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि आपका जो प्राइम कॉस्ट है ना, अगर उसमें हम लोग वर्क ओवरहेड को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो आपका क्या बन रहा था, वर्क ओवर को ऐड किया था तो हमारे पास क्या बन रहा था आपका बेसिकली वर्क कॉस्ट बन रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें बदलेंगी, अब यहाँ पे क्या चीजें बदलेंगी, क्योंकि यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस दिया जाएगा सेकंड फॉर्मेट के अंदर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप लोग इस प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या ऐड कर देते हैं, फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड कर देते हैं, तो ये आपका नेट नहीं आएगा, ये आपका ग्रोस आएगा। यानी कि आप लोगों ने क्या निकाला, ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या निकाला, ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट। यानी कि प्राइम कॉस्ट के अंदर आप केवल फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट। अब ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट को आप लोग नेट फैक्ट्री कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको जो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उसके हिसाब से, ओपनिंग प्लस होगा, क्लोजिंग क्या होगा, माइनस होगा। यानी कि आप ऐड करोगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और आप लोग लेस करोगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। याद रखिए क्या मिल जाएगा आपको, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। दोबारा समझा देता हूं एक बार, देखिए आपको क्या हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ था, डायरेक्ट मटेरियल परचेज के अंदर ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट लेबर को ऐड कर दीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर दीजिए, तो प्राइम कॉस्ट निकल आएगा। उसी प्राइम कॉस्ट के अंदर आप लोग फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट निकल आता है। उसी में अगर आप लोग ऐड कर देते हैं ओपनिंग वर्क ओवरहेड, सॉरी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और लेस कर देते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो आपका क्या निकल आएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें अब आपको क्या ऐड करना है, इसमें आपको क्वालिटेटिव कंट्रोल कॉस्ट को ऐड करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को ऐड करना है, टेक्निकल नो हाउ टू फीस को ऐड करना है, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट को ऐड करना है, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट को ऐड करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करना है। और अगर आपके पास कोई भी क्रेडिटर फॉर रिकवरी जाता है उसको माइनस करना है। ये वाला कंपोनेंट केवल माइनस होगा, बाकी सब क्या होंगे, प्लस होंगे। तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आपको ओपनिंग स्टॉक को प्लस करना है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मिल जाएगा आपको, जिसके अंदर आप लोग जर्नल, एडमिनिस्ट्रेटिव या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करते हो, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और द टोटल कॉस्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो दोनों पैटर्न आपको समझ में आने चाहिए, इसमें और उसमें क्या फर्क है। ये बहुत सिंपल है, ये आपकी किताबों में भी मिल जाएगा, बहुत सिंपल है। लेकिन क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा जहां पे आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए मटेरियल मिलेगा, फैक्ट्री ओवरहेड दिया होगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया होगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया होगा, क्वालिटी कंट्रोल दिया होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट दिया होगा, टेक्निकल नोट दिया गया होगा, रेक्टिफिकेशन दिया होगा, तमाम चीजें दी होंगी। और आपसे पूछेगा प्राइम कॉस्ट निकाले, ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट निकाले, नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकाले, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाले, कॉस्ट ऑफ गुड्स निकाले, या फिर आपको कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट निकाले। तो ये बहुत बेसिक थी, फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया, दोनों फॉर्मेट पर माय डियर फ्रेंड्स मैंने बात की है आप सभी के साथ, और हमने करीब करीब चीजों को समझने की भी कोशिश की है कि चीजें कैसे चलती है। आप समझिएगा मेरी बात,
कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा, इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। देखिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, फॉर्म द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2022 ऑफ यूविका लिमिटेड, प्रिपेयर द कॉस्ट शीट। आपको क्या तैयार करना है, कॉस्ट शीट तैयार करना है। मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है। मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर दो कैटेगरी बनी थी, जहां पे आप लोगों ने याद किया हो तो आपका मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं, मटेरियल परचेज के अंदर दो कैटेगरी बनी थी। हम लोगों को निकालना प्राइम कॉस्ट क्या रहने वाला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहने वाला है, तीन चीजें निकालेंगे। देखिए दिया क्या हुआ है आपको, पहले दिया हुआ है रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर द प्लांट एंड मशीनरी। रिपेयर किस कैटेगरी में जाता है, ये फैक्ट्री की ओवरहेड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका फैक्ट्री ओवरहेड है। अब आगे देखिए इंश्योरेंस भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। और आगे आप लोग देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी किस में आता है, मशीनरी का है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। ये तीनों एंट्रीज किसकी हैं, ये तीनों एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड की है। अच्छा डायरेक्ट मटेरियल परचेज, ये पहली एंट्री रहती है हमारी किसके अंदर, कॉस्ट शीट के अंदर। तो सबसे पहले हम इसको मेंशन करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मेंशन करेंगे, जो कितने की है एंट्री, 32 लाख की है। तो सबसे पहले मैंने आपको देखो यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले वही आपका पर्टिकुलर्स लिखा और टोटल लिखा, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट हमको निकालना नहीं है, इसलिए मैं एक बार उस कॉलम को जगह की वजह से छोड़ रहा हूं, लिखना आपको है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, डायरेक्ट मटेरियल परचेज। डायरेक्ट मटेरियल परचेज कितने का है, 32 लाख का। पहली बात समझ में आई, यही हमने फॉर्मेट में भी सीखा था। सबसे पहले क्या आता है आपका, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, ठीक है ना, डायरेक्ट मटेरियल परचेज आता है। तो आपका पहला एंट्री क्या है, डायरेक्ट मटेरियल परचेज आता है। अब आपको देखना है ओपनिंग और स्टॉक, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक फॉर डायरेक्ट मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक फॉर द डायरेक्ट मटेरियल। ओपनिंग क्या होएगा, ऐड 1,44,000 इसमें ऐड होएगा, क्लोजिंग को कर दो माइनस, 2,23,000 माइनस कर दो। यानी कि यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोग कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल परचेज 32 लाख हो गया। अब ऐड क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक 1,44,000 ऐड कर दिया, लेस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2,23,000। 32 लाख में 1,44,000 ऐड करके 2,23,000 घटा दिया तो 31,21,000 बच जाएगा, जिसको क्या बोलते हो आप लोग, बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के अंदर आप लोग देखिए यहाँ पे वेजेस भी दिया हुआ, कितने वेज पेड किए गए हैं, 11,60,000 का वेजेस है, तो इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या किया मैंने, ऐड कर दिया 11,60,000, 31,21,000 में 11,60,000 ऐड करेंगे तो 42,81,000 बन जाएगा, जो क्या निकल आया आपका, प्राइम कॉस्ट निकल आया, ठीक है। तो सेम फॉर्मेट चल रहा है जो अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे ये सेम फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के हिसाब से प्लस और माइनस करना, बस और कोई बात नहीं है, सिर्फ क्या करना है, हमें प्लस और माइनस करना है, ठीक है। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्राइम कॉस्ट निकल आया। अब प्राइम कॉस्ट के बाद जो भी आपके फैक्ट्री ओवरहेड थे सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था ये तीनों क्या है आपके फैक्ट्री ओवरहेड हैं। तो मैंने यहाँ पे तीनों की एंट्री कर दी, देखिए यहाँ पे 4,90,000, 13,000, 48,000, ये तीनों को ऐड कर दिया इसमें 42,81,000 में, तो बन गया आपका टोटल 48,32,250, जो क्या निकल के आता है, ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है ऐड करते हैं और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 2,03,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 3,01,000। तो क्या करना है, ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को 2,03,000 माइनस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को 3,01,000, टोटल कितना बच जाएगा, 47,34,200, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब ये भी पढ़ा ना, ये क्या बन गया आपका, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा नेट फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर जितने भी आपके क्वालिटी कंट्रोल्स को ऐड कर दिया, R&D को, एंड जो आपके पैकेजिंग कॉस्ट, ये सारी चीजें दी हुई है। देखो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पैकेजिंग कॉस्ट, सेलिंग स्क्रैप, ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर दी। अब इन सभी को ऐड करके आप लोग एक नेट अमाउंट निकाल लोगे। अच्छा लेस क्या करना है, जो भी स्क्रैप वैल्यू होती है उसको माइनस करना होता है, 4,600 को माइनस कर दीजिए। लास्ट में जाके आपका फाइनल जो आपका निकल के आएगा कॉस्ट, कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 52,74,000। तो बहुत बेसिक है। ये आपने क्या तैयार किया है बच्चों, ये आपने बेसिकली तैयार किया है आपका कॉस्ट शीट। किसके लिए तैयार किया है, उस कंपनी का नाम लिख दिएगा, और ये कॉस्ट शीट आपने तैयार किया, ठीक है। तो ये बिल्कुल पैटर्न सेम है जो मैंने अभी भी आपको समझाया, क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है। अगर आप लोग ये चीज समझ गए ना, या फिर ये चीज समझ गए, तो आप लोग इजीली इसको समझ पाएंगे और इजीली क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और अगर कुछ रह जाता है, कोई बात आप लोग चाहते हैं कि वाला पर्टिकुलर चीज हमें दोबारा चाहिए, तो ये सारी बातें आप लोग कमेंट में
बेसिकली बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, एक क्वेश्चन मैं आप सभी को घर के लिए दे रहा हूं, ये आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर, जो बातें इसमें पूछी गई है उसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। वेल, इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, लकी लर्निंग।